नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, नए कोरोना का फैला आतंक, भारत ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानें रोकी, किसानों ने आंदोलन किया तेज, कहा मन की बात के समय थाली बजाएं, कर्नाटक सरकार ने मंत्रियों को किया आरोप मुक्त, कोर्ट ने लगाई रोक, प्रशांत किशोर की चुनौती, दहाई का आंकड़ा पार करने को जूझेगी बीजेपी, नेपाली प्रधानमंत्री ने की संसद भंग, पार्टी ही विरोध में उतरी। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का, लेकिन उसके पहले दो छोटी सी गुजारिशें। पहली गुजारिश तो यही है कि सच्ची और पक्की खबरों के लिए जरूरी है कि देश में स्वतंत्र पत्रकारिता फले फूले। गोदी मीडिया ये काम नहीं कर सकता है, लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकता है, आपको सही खबरें नहीं दे सकता है। इसलिए स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आइए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आपके सामने होगा और आप उनमें से कोई भी सदस्यता अपने लिए चुन सकेंगे। हमारी दूसरी गुजारिश यह है कि सत्य हिंदी का ऐप आ गया है, आप उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप ये दोनों काम जरूर करेंगे ताकि आपका सत्यहिंदी.com और मजबूती के साथ सच्ची और पक्की खबरें आप तक पहुंचाता रहे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं अहम खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, ब्रिटेन में कोरोना की नई किस्म के खौफ के बाद भारत सरकार ने ब्रिटेन से आने वाली सारी उड़ानों पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि ब्रिटेन में बने हालात के कारण यह फैसला लेना पड़ा है। दरअसल ब्रिटेन में नए किस्म का कोरोना अब बेकाबू हो चला है। रविवार से ही ब्रिटेन में नए सिरे से सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसा तब है जब ब्रिटेन में वैक्सीन लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। ब्रिटेन में नए किस्म का कोरोना कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की चिंता से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि कोरोना का ये नया रूप पहले वाले से 70% अधिक तेजी से फैलता है। इस हिसाब से ये पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। यही कारण है कि वैक्सीन आने के बाद भी कोरोना की इस नई किस्म से खौफ बढ़ गया है। ये खौफ ब्रिटेन में ही नहीं है बल्कि भारत सहित दुनिया भर में फैल गया है। इसी खतरे के मद्देनजर अधिकतर यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन की सभी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूरोप के अलावा दुनिया भर के कई देशों ने भी ऐसे ही फैसले लिए हैं। सवाल तो ये उठने लगे हैं कि क्या यही वैक्सीन इस नए कोरोना पर भी कारगर होगी या नहीं होगी। तो जैसा कि पहले से खबरें आती रही हैं कि वायरस कोरोना का म्यूटेट कर रहा है, वो अपना आकार बदल रहा है, अपना गुण धर्म बदल रहा है, यानी अपना स्वभाव बदल रहा है। एक नए किस्म का वायरस उसी वायरस में से बन रहा है जिसे म्यूटेशन कहते हैं और वो धीरे धीरे फैल रहा है। ब्रिटेन में ये एकदम से फैला है और चूंकि इसके फैलने की रफ्तार बहुत तेज है, हालांकि घातक ये पहले वाले कोरोना से ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि इसके फैलने की रफ्तार ज्यादा है इसलिए इसको कंट्रोल करना और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। इसीलिए ब्रिटेन, जो कि बहुत पहले से भुगत रहा है कोरोना को, वहां के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शुरू में बहुत लापरवाही की थी, उसके बाद ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर फैल गया था और बड़ी मुश्किल से उसे थोड़ा काबू में लाया जा सका था और अब टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। लेकिन ये नया अवतार आ गया वायरस का, कोरोना का, जिसकी वजह से अब वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। और जहां तक वैक्सीन की बात है, इसके बारे में भी अभी बहुत सच चीजें सामने नहीं आ सकी हैं कि जो वैक्सीन पुराने कोरोना कोविड-19 के लिए बनी है वो इस पर काम करेगी या नहीं करेगी। बहुत सारे वैज्ञानिकों का कहना है कि बिल्कुल करेगी और अच्छे से करेगी, जबकि बाकी चीज़ों में अस्पष्टता दिख रही है। तो जब तक ये कंफर्म ना हो जाए
ऊपरी स्तर तक कि यही वायरस वैक्सीन कोरोना तमाम तरह के कोरोना से निपटेगी, यानी दोनों तरह के कोरोना से निपटेगी, तब तक ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो एक नई चुनौती विश्व के सामने आ गई है कोरोना 2 की, और इसके लिए हालांकि अब मानसिक रूप से पूरी दुनिया तैयार है, क्योंकि पेंडेमिक से निपटने का थोड़ा सा अनुभव अब दुनिया को हो चुका है, तमाम देशों को हो चुका है, और ये भी समझ में आ गया है कि इस मामले में लापरवाही बहुत घातक साबित हो सकती है। लेकिन अगर इसे कंटेन ना किया गया, ब्रिटेन यूरोप के कुछ देशों में भी फैल चुका है, अफ्रीका में एक दूसरे तरह का कोरोना भी की रिपोर्ट आ रही कि वहाँ एक नया अवतार वहाँ भी पैदा हो रहा है। तो ये कोरोना के रूप बदलने की जो बातें सामने आ रही हैं, ये निश्चित रूप से दहशत पैदा करने वाली हैं, क्योंकि अलग अलग देशों में अगर उसने अलग अलग रूप धारण कर लिए तो फिर उनसे निपटना और भी कठिन होता जाएगा। तो भारत सरकार को भी समय रहते अब चेत जाना चाहिए, और अब जैसे ब्रिटेन में लॉकडाउन वगैरह की तैयारी हो रही है, तमाम तरह के जो नियंत्रण लगाए जा रहे हैं, भारत सरकार ने भी ब्रिटेन से आने वाली उड़ानें रद्द कर दी हैं। उसे ये भी देखना पड़ेगा कि दूसरे देशों की उड़ानें भी रोकनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रिटेन के लोग दूसरे देशों से होते हुए भी यहाँ पहुँच सकते हैं, जैसा कि अमेरिका में हुआ था। चीन की फ्लाइट रोक दी गई थी, लेकिन दूसरे देशों से होते हुए वहाँ पहुँचे और अमेरिका में बड़े पैमाने पर कोरोना फैल गया। तो ये तमाम सावधानी बरतनी पड़ेगी। एयरपोर्ट पर टेस्टिंग और ट्रेसिंग का काम फिर से शुरू करना पड़ेगा। अब जो पूरी तरह से खोल दिया गया है अर्थव्यवस्था को, उसके बारे में इस सरकार को नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि क्या किस तरह के प्रतिबंध कहाँ पर लगाए जाने अब ज़रूरी है। अन्यथा अभी जो थोड़ी सी राहत मिलती दिख रही थी, अब वो फिर से दूर हो जाएगी, और इसकी सबसे बड़ी चोट पुनः अर्थव्यवस्था पर पड़ेगी, काम करने वाले लोगों पर, कामगार लोगों पर पड़ेगी, किसानों पर पड़ेगी, आम लोगों पर पड़ेगी। तो ये एक खतरे की घंटी फिर से बज चली है। अगली खबर लेते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन तेज करते हुए सोमवार से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बनाए गए संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को तेज करने के लिए कई कदमों का ऐलान किया है। मोर्चा ने दुनिया भर में रह रहे भारतीयों से अपील की है कि वे कृषि कानूनों के खिलाफ 26 दिसंबर को जिस देश में रह रहे हैं वहां के दूतावासों के सामने प्रदर्शन करें। मोर्चा ने यह भी कहा है कि 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा के सभी टोल प्लाजा को फ्री कर दिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा में देश भर के 400 से ज्यादा संगठन शामिल हैं। इसके अलावा किसान संगठनों ने कहा है कि वो 26 और 27 दिसंबर को एनडीए के सांसदों से संपर्क करेंगे कि वे बीजेपी को कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर करें। किसानों ने 27 दिसंबर को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के दौरान पूरे समय थालियां बजाने की अपील भी की है। किसान नेताओं ने कहा है कि हम सभी से अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान 27 दिसंबर को जब तक वो बोलते रहें, सभी अपने घरों से थालियां बजाएं। वहीं खबर है कि अब किसानों को दक्षिण भारत से भी समर्थन मिल रहा है। तमिलनाडु के किसानों ने गाजीपुर सीमा पर सोमवार को ऐलान किया कि वो और उनके साथ ही तमिलनाडु से दिल्ली तक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। हालांकि सरकार ने भी किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन उस तरह से नहीं बुलाया है जिस तरह से बुलाया जाना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन कानूनों को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए, अगर ये सरकार कहकर बातचीत के लिए बुलाती तो ये एक सकारात्मक पहल मानी जाती। अन्यथा ये एक तरह का दोहराव है, एक तरह का पाखंड है, ढोंग है और समय बर्बाद करने की एक तरकीब है। तो इस बार जो किसान आंदोलन ने जो कदम उठाए हैं वो बड़े कहना चाहिए कि सोच समझकर उठाए हैं। एक तो एनडीए के सांसदों का घेराव, बीजेपी के नेताओं से बातचीत, ये तमाम स्तर पर हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो है, उन्होंने इस आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की बात की है, जिसमें दुनिया भर के देशों में रह रहे भारतीयों से अपील की गई कि वो वहाँ भारतीय दूतावासों के सामने प्रदर्शन करें। ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के आंदोलन को समर्थन देने की अपील की जा रही है, और ये केंद्र सरकार के लिए एक नई चुनौती, नई परेशानी खड़ी कर सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार इसे किसी भी तरह से छोटा
मामूली दिखाने की कोशिश में लगी हुई है, पंजाब का आंदोलन बनाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन आकार इसका लगातार बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु से भी किसान ट्रैक्टर रैली लेकर आ रहे हैं और यहाँ तो जमावड़ा लाखों किसानों का है ही, हर तरफ से किसान आ रहे हैं और वो अपना आंदोलन तीव्र भी कर रहे हैं, क्रमिक हड़ताल कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि मीडिया इसे ठीक ढंग से पेश नहीं कर रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया तो नहीं ही कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी जिस तरह से फेसबुक ने पाबंदी लगाने की कोशिश की, वो बहुत ही खतरनाक संकेत है, एक तरह की सेंसरशिप है और निश्चित रूप से ये केंद्र सरकार के द्वारा या तो संकेत दिए हो गए होंगे या केंद्र सरकार को खुश करने के लिए फेसबुक ने ऐसा कदम उठाया होगा। हालांकि जब हर तरफ से शोर मचा तो 3 घंटे बाद उसे उस पेज को बहाल करना पड़ा, लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी सरकार के साथ मिलकर किसानों को कुचलने की कोशिश में मुब्तला है। तो किसानों का संघर्ष आगे बढ़ रहा है। अब केंद्र सरकार के पाले में गेंद है, उसे अपनी अगर वो चाहती है कि ये किसान आंदोलन थमे और रास्ता निकले तो उसे अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। अगली खबर लेते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा सरकार को जबरदस्त झटका दिया है। उसने येदियुरप्पा सरकार के 31 अगस्त की तारीख वाले उस सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों और मंत्रियों के खिलाफ 61 आपराधिक मामलों में मुकदमे वापस लेने का फैसला किया गया था। मुख्य न्यायाधीश अभय एस ओका और न्यायमूर्ति विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने कहा है कि 31 अगस्त 2020 के आदेश के आधार पर आगे कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। अदालत ने राज्य सरकार को याचिका पर अपना जवाब 22 जनवरी 2021 तक दर्ज करने का आदेश दिया है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जनवरी 2021 की तारीख तय की है। याचिका के अनुसार आपराधिक मामलों से मुक्त किए जाने वालों में राज्य के कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी, पर्यटन मंत्री सीटी रवि और कृषि मंत्री बीसी पाटिल शामिल हैं। होसपट के विधायक आनंद सिंह के खिलाफ 2017 से एक मामला भी वापस लेने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट क्लिफ्टन डी रोजारियो ने तर्क दिया था कि यह फैसला कानून के शासन के खिलाफ था। बता दें, अपनी सरकार आते ही नेताओं द्वारा अपने ऊपर चल रहे मामले वापस लेने का सिलसिला चल रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा कर चुके हैं। उन्होंने सरकार से आते ही अपने ऊपर चल रहे मुकदमों को वापस ले लिया था। तो ये देखा जा रहा है कि तमाम सरकारें अपने जो नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, जिनके ऊपर कई गंभीर आपराधिक आरोप लगे होते हैं, उनसे मुक्त करने के लिए वो अपने अधिकारों का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि कर्नाटक सरकार ने किया। और ये बहुत ही सुकून देने वाली बात है कि कर्नाटक के हाई कोर्ट ने इतना साहस दिखाया कि उस फैसले पर रोक लगा दी और अब फैसले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से हम ये उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की फैसले नहीं आ रहे हैं जितने हाई कोर्ट की फैसले, तमाम देश भर के बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने इस बीच में बहुत कड़े फैसले दिए हैं, चौंकाने वाले फैसले दिए हैं, जो उनसे उम्मीद की जाती है उस तरह के फैसले दिए हैं। ये फैसला भी उसी में से एक है और ये येदियुरप्पा सरकार के लिए एक बड़ा झटका तो है ही, क्योंकि वो अपने मंत्रियों को अपराधों से मुक्त कराने की कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन ये संकेत और संदेश दूसरे राज्यों के लिए भी है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए है और यहाँ के इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए है, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के लिए है कि वो भी इसी तरह से संज्ञान ले और इस तरह से मनमाने तरीके से सत्ता का नाजायज इस्तेमाल करके अपने को अपराध मुक्त घोषित कर देना एक कानून का मजाक है, शासन का मजाक है, लोकतंत्र का मजाक है कि आप जो चाहे अपराध करें और फिर सत्ता में आकर अपने को ही अपराध मुक्त घोषित कर दें। तो ये एक मिसाल जो हाई कोर्ट ने कायम की है, उस मिसाल को ध्यान में रखते हुए दूसरे प्रदेशों के, दूसरे राज्यों के हाई कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए कि उनके राज्यों में अगर इस तरह की चीजें हुई हैं
और तो उनको कैसे रोका जाए वो खुद से भी संज्ञान ले सकते हैं। और वहाँ जो इस तरह के काम करते हैं, PIL दाखिल करने वाले और इस तरह के मुकदमों को उठाने वाले, उनको भी इस फैसले पर गौर करना चाहिए। और कम से कम उत्तर प्रदेश में तो ज़रूर करना चाहिए कि यहाँ तो कोई मुख्यमंत्री या विधायक ने ये फैसला नहीं किया है, मुख्यमंत्री ने खुद अपने को अपराध मुक्त, आरोप मुक्त करने की घोषणा की है, फैसला किया है कानून को बाईपास करके। अगली खबर लेते हैं। ऐसे समय जब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है और तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़कर उसका दामन थाम लिया है, चुनाव गुरु प्रशांत किशोर ने चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दहाई का आंकड़ा छूने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया, बीजेपी को समर्थन करने वाला मीडिया बातों को जितना भी बढ़ा चढ़ाकर पेश करे, सच ये है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को दहाई का आंकड़ा पार करने के लिए भी जूझना पड़ेगा। उन्होंने इसके साथ ही लिखा, कृपया इस ट्वीट को सुरक्षित रख लें और यदि बीजेपी बेहतर करे तो मैं ये स्थान छोड़ने को तैयार हूं। जिसके जवाब में बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया है। विजयवर्गीय ने अपने ट्वीट में कहा है कि भाजपा की बंगाल में सुनामी चल रही है। सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनाव रणनीतिकार खोना पड़ेगा। बता दें, ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति का पूरा जिम्मा प्रशांत किशोर के हाथों में है। तृणमूल कांग्रेस के साथ उनका करार 2019 में हुआ और वे उस समय से ही पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के नजदीकी हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ दल के कई नेता उनकी कामकाज की शैली से नाराज हैं और उन्हें नापसंद करते हैं। वे किशोर के सुझाव को पार्टी के अंदरूनी कामकाज में हस्तक्षेप मानते हैं। तो 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो प्रशांत किशोर ने जो चुनौती दी है वो क्यों दी है, वो परेशान है क्योंकि बीजेपी TMC से एक झटके में 12 नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं और इससे ये संदेश दिया है कि जो भी लोग छोड़ रहे हैं पार्टी, वो प्रशांत किशोर की वजह से छोड़ रहे हैं, उनके काम करने के ढंग से सोच रहे हैं। इससे पार्टी कमजोर हो रही है और इस टूट से निश्चित रूप से TMC के हाईकमान को भी एक डर पैदा हुआ होगा कि कहीं और लोग इस वजह से न छोड़ें। तो प्रशांत किशोर अपनी जगह पक्की करने के लिए, अपना स्थान मजबूत करने के लिए ये चुनौती डाल रहे हैं ताकि एक तो पार्टी के अंदर उनका रुतबा जो है वो बना रहे, उन पर विश्वास कायम रहे और वो बंगाल चुनाव में के रणनीतिकार ममता बनर्जी के बने रहें। दूसरी बात उनकी ये सही है कि बीजेपी शोर बहुत मचाती है और उसका जो मीडिया पर कंट्रोल है, मीडिया को जिस तरह से इस्तेमाल करती है, उससे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी आंधी चल रही है, सुनामी, जैसा कि विजयवर्गीय साहब ने कहा है बढ़ा चढ़ाकर, वो बताने की कोशिश करती है। हालांकि एक के बाद एक हमने राज्यों में देख लिया है कि इस तरह का कुछ होता नहीं है। ना दिल्ली में हुआ, ना हरियाणा में हुआ, ना पंजाब में, ना महाराष्ट्र में, ना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में और अभी बिहार में भी उसकी सीटें बढ़ी ज़रूर, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन पाई और ना ही वो इतनी सीटों का इजाफा कर पाई कि अपने दम पर सरकार बना सके। तो ये एक शोर बचाने वाली पार्टी है, ये सही बात है। लेकिन ये भी सही बात है कि TMC को एक बड़ी चुनौती मिल रही है और इस चुनौती में बीजेपी ये चुनौती देने वालों में आगे है, इसलिए उसे मीडिया की तरफ से ध्यान भी ज़्यादा दिया जा रहा है और TMC में थोड़ा हलचल भी है। आज की अंतिम खबर लेते हैं। नेपाली प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली द्वारा संसद भंग करके चुनाव कराने के बाद नेपाल में चुनाव कराने के फैसले से नेपाल में राजनीतिक संकट मंडराने लगा है। ओली के फैसले से उनकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भी हैरान है और उसका विरोध कर रही है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने ओली के फैसले को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया है। प्रचंड ने कहा है, हमारी पार्टी के प्रमुख और प्रधानमंत्री ओली का संसद भंग करने का फैसला पूरी तरह से असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, निरंकुश और स्वेच्छाचारी है। ओली के इस फैसले की पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी विरोध करती है। प्रचंड ने कहा कि यह फैसला पार्टी के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य है। पार्टी ओली के खिलाफ
अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। उनसे इस संदर्भ में स्पष्टीकरण की मांग की गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री ओली की कुर्सी जाने का डर था, इसी कारण उन्होंने संसद भंग करने का फैसला किया है। नेपाल में सत्ता को लेकर सत्ताधारी पार्टी में लंबे समय से खींचतान चल रही और उसी का नतीजा है कि ओली ने संसद को भंग करने की अनुशंसा की है। सत्ता पाने का ये संघर्ष मौजूदा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच चल रहा है। दरअसल ओली लगातार पिछले 1 साल से इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिससे लगता है कि वो एक असंतुलित व्यक्ति हैं और ठीक ढंग से पार्टी को साथ में लेकर, सरकार को साथ में लेकर चल पाने में असमर्थ हैं। उन्होंने भारत के साथ भी पंगा लेने की कोशिश की, कई बार सरहदों को लेकर तनाव पैदा हुआ, कई बार ऐसे बयान दिए जिसकी वजह से एक तनाव में, गर्मी रिश्तों में जो ठंडक आ गई और टकराव की स्थिति भी बनी। तो ओली अपनी स्थिति को कमज़ोर करने की तमाम हथकंडे इस्तेमाल करते रहे हैं और उन्होंने पार्टी की और जो भी पुष्प कमल दहल के साथ उनके जो सहमति और समझौता हुआ था उसका भी उल्लंघन करते रहे हैं। तो बीच में समझौता, बीच बचाव की तमाम कोशिशें हुई, सहमति भी बनी, लेकिन ओली अपने हिसाब से सरकार चला रहे थे, अपने हिसाब से चलाना चाहते थे सारी चीज़ें और उससे बात बिगड़ती चली गई और पार्टी के अंदर उनकी स्थिति भी लगातार कमज़ोर होती गई। इस कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा जब उन्हें लगा कि कोई और उठा सकता है तो उन्होंने ये दांव चला है, अपनी पार्लियामेंट भंग कर दी है और अब नए चुनाव की घोषणा भी कर दी, क्योंकि राष्ट्रपति उनकी समर्थक हैं, इसलिए उन्होंने जो भी सिफारिश की राष्ट्रपति ने तुरंत उसको स्वीकार कर लिया। तो ये एडवांटेज उनके साथ शुरू से था, सब जानते थे और उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया है। सवाल उठता है कि अब इस संकट में पार्टी का रवैया क्या होगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी तो ओली की स्थिति क्या होगी और अगर चुनाव होते हैं तो उसमें क्या ओली अलग पार्टी बनाएंगे या क्या करेंगे। एक ये कहना चाहिए कि नेपाल में एक अनिश्चितता भर गई है। एक बहुत अच्छा मौका मिला था कम्युनिस्ट पार्टियों को सरकार चलाने का, लेकिन आपसी झगड़े में वो बंटाढार किए दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इन्हें पसंद करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि आपने अभी तक सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लिया होगा और सदस्य बन चुके होंगे। जो नहीं बने हैं कृपया वो तुरंत कदम उठाएं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।